नेत्रों को कोमलता से बंद करेंगे। प्रणव ध्वनि। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम। माता पिता को प्रणाम। गुरुओं को, आचार्यों को प्रणाम। आप सभी के माता पिता को प्रणाम। आप सभी के गुरुओं को प्रणाम। आचार्यों को प्रणाम। आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। कल हमने बात की कि कैसे दृष्टिकोण बदल जाता है, प्रेम बदल जाता है। जो कल तक प्रेम था वो आज कुछ और हो जाता है। तो दृष्टिकोण बदलता ही क्यों है? जिससे कल हम इतना प्रेम करते थे, आज हम उससे बिल्कुल छिटक जाते हैं। और अगर ये दृष्टिकोण के कारण होता है, तो ये दृष्टिकोण पहले जैसा ही बना क्यों नहीं रहता? क्या होता है? चलिए समझते हैं। तो होते हैं जी कुछ सूत्र जिन्हें हम बनाते हैं। जी हाँ, सूत्र ऋषि मुनि ही नहीं केवल बनाते हैं, हम सब भी बनाते हैं। संबंधों के सूत्र, संबंधों में नियम, प्रतिदिन के सूत्र, रोज एक दूसरे के साथ खुश रहने के सूत्र, ऐसे सूत्र जिनसे हमारे व्यवहार तय होते हैं और हम इन सूत्रों के आधार पर दूसरों के व्यवहार के मानक तय करते हैं। पर ऋषि तो बहुत सोच विचार कर सबकी भलाई के लिए सूत्र बनाते हैं, लेकिन हम अपनी भलाई के लिए सूत्र बना लेते हैं। और जब ये सूत्र गड़बड़ाते हैं तो रिश्ते लड़खड़ाते हैं। अक्सर एक सूत्र हम सब बनाते हैं। यदि मेरा जीवन साथी मेरी केयर करता है, तो जब भी मैं अपसेट होंगी तो वो मेरे साथ होगा, है ना? या वो मेरे साथ होगी। एक सूत्र और अक्सर हमारा होता है, यदि मेरा साथी मेरी रिस्पेक्ट करता है, मेरा सम्मान करता है, तो मुझे कोई डर्टी काम नहीं करने देगा, कोई साफ सफाई वाला काम नहीं करने देगा, मेरा सम्मान अगर करता है तो। जी हाँ, ऐसा भी सूत्र बनाता है। कोई ये सूत्र बना सकता है कि मेरे बारे में मेरा साथी अगर सोचता है, मेरी चिंता करता है, तो मेरे बिना बोले ही सब समझ जाएगा। ये तो हमें से ज़्यादातर सूत्र बनाकर रखते हैं। मेरे बिना बोले ही मेरा साथी सब समझ जाएगा जो मैं कुछ महसूस करती हूँ या जो मैं महसूस कर रहा हूँ। बिना बोले समझ क्यों नहीं आ रहा है? मुझे बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर मुझे बोलने की ज़रूरत पड़ी तो सब बेकार है। जिसने मेरी साइलेंट नहीं समझी वो मेरे शब्द क्या समझे? ऐसी ऐसी कोटेशंस भी हम लोग पढ़ते रहते हैं और ऐसी ऐसी कोटेशन पढ़कर भी हम ऐसे ऐसे सूत्र बनाते रहते हैं। जब हमारा साथी ऐसा कुछ करता है जो सूत्र में फिट हो रहा है या ऐसा कुछ नहीं करता है जो सूत्र में फिट नहीं हो रहा है, तब पहुंचता है दुख, तकलीफ, तब हम हर्ट फील करते हैं। जैसे जब ललिता और शिवा के जीवन साथी ने उन्हें खुश कर देने वाली प्रतिक्रिया नहीं दी तो क्या हुआ? दोनों निराश हो गई ना। दरअसल उन दोनों ने अपने अचेतन में एक सूत्र तैयार किया हुआ था। क्या? वो ये कि यदि मेरा जीवन साथी वास्तव में मुझसे प्यार करता है, तो वो करेगा जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ। और अगर पार्टनर ने वैसा नहीं किया, तो इसका क्या अर्थ हो? क्या अर्थ है इसका? सिंपल, कि वो मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसे ही गणित बिठाते हैं ना हम। तो यदि जीवन साथी मुझसे वास्तव में प्यार करता है, तो मैं जैसा चाहता हूँ या मैं जैसा चाहती हूँ उसको वैसा ही करना चाहिए। और ये दिल तोड़ देने वाला होता है। अब दिल साथी तोड़ रहा है या हम, इस पर अभी तक हमारा ध्यान नहीं गया।
लगता है जैसे लगता नहीं है, बल्कि पूरा यकीन है कि उसने हमारा अपमान किया है और भविष्य के लिए ये प्रण बन जाता है कि मेरे साथी को मेरी आवश्यकता के अनुसार प्रतिक्रिया करनी ही चाहिए, वरना वरना यदि वो नहीं करता है तो मैं उसे छोड़ दूंगी या मैं उसे छोड़ दूंगा। अब ऐसे सूत्रों से विशिष्ट नियम निकलते हैं। नियम ये कि जब भी मैं उदास हूँ या मेरा मूड खराब हो, उसे मेरी सहायता करनी चाहिए या उसे मेरे साथ होना चाहिए। नियम ये कि उसे मुझसे परिवार के क्रियाकलापों को शेयर करना चाहिए। नियम ये भी कि बिना मुझसे पूछे ही उसे पता होना चाहिए कि मैं उससे क्या चाहता हूँ या उससे मैं क्या चाहती हूँ। निराशा या दुख से खुद को बचाने के लिए हम ऐसे ऐसे नियम बनाते हैं, पर बाद में जब मोहित शिबा की आवश्यकता को पूरा नहीं कर पाया और उसका बनाया हुआ नियम, उसका बनाया हुआ सूत्र टूट गया, तब तब शिबा को और अधिक कष्ट, और अधिक निराशा हुई हुई ना। वो और अधिक गुस्सा हुई, अपना अपमान समझा और यहाँ तक कि मोहित को दंड देने के स्वरूप में उसे छोड़ देना चाहती है या कुछ दिन उससे बात करना बंद कर देना चाहती है। मोहित और शिवा के बीच ऐसा क्या हुआ था? क्या थे वो नियम? कैसे काम करते हैं ये सूत्र, और हम कैसे बनाते हैं इन्हें? क्या छुपा होता है इनमें? हम कैसे इन्हें लागू कराते हैं और फिर इनसे बाहर कैसे निकला जाए? तो चलिए पहले मोहित और शीबा की कहानी को समझते हैं। मोहित और शीबा वर्षों तक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रहे थे। शीबा एक टीचर थी, मोहित लॉ स्कूल में काम करता था। जब बच्चे पैदा हुए तो उनके जन्म के बाद शीबा ने खुशी खुशी अपना शिक्षिका का पद छोड़ दिया और अपने पति बच्चों के लिए पूरी तरह से अपने जीवन को समर्पित कर दिया। मोहित को अपने काम के सिलसिले में घर से कभी कभी दूर भी जाना पड़ता था, हालांकि फिर भी वो खुद को एक समर्पित पति और पिता के रूप में ही देखता था। अब उनके विवाह में संकट वाली घटना एक दिन वो बनी जब एक दिन मोहित घर से दूर एक कॉन्फ्रेंस में था और अपनी खुशी को शीबा के साथ शेयर करने के लिए फोन करता है। फोन करते समय मोहित ये सोच रहा है कि शीबा को जब ये पता चलेगा कि मीटिंग में कितने लोग थे, कितना कुछ उसे सीखने को मिल रहा है और कितना अच्छा वो कर रहा है, तो शीबा को खुशी होगी। ऐसा सोचकर मोहित घर पर फोन करता है और वो इस सोच के साथ फोन करता है और कहता है, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आ रहा है, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है, तुम कैसी हो? अब उसकी इस बात को सुनकर शिवा सोचती है, अच्छा, इसे घर से दूर रहकर अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है, ये वहाँ मज़े कर रहा है जबकि मैं यहाँ दो दो बीमार बच्चे संभाल रही हूँ। लेकिन कहती बस इतना है, ठीक है, दोनों बच्चे बीमार हैं, मैं ठीक हूँ, दोनों बच्चे बीमार हैं। उधर से मोहित पूछता है कि क्या हुआ उनको। शिवा कहती है उन्हें बुखार हुआ है, शायद चिकन पॉक्स हुआ हो। लेकिन अंदर ही अंदर कहीं ये आशा करती है कि मोहित कोई प्रतिक्रिया करे, कोई जिम्मेदारी दिखाए, कुछ चिंता व्यक्त करे। लेकिन बदले में उधर से मोहित का जवाब अगर ये आता है कि सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो, क्योंकि वो शिवा की चिंता को कम करना चाहता है, इसलिए वो ऐसा कह देता है, सब ठीक हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और मन ही मन ये सोचता भी है कि इतनी बड़ी बात भी नहीं है, इतनी गंभीर बात थोड़ी है। शिवा कहती है ठीक है, लेकिन अब कह तो दिया कि ठीक है,
पर यहाँ से दुखी होना शुरू कर दिया। अब सोचती ये है कि मोहित ने घर आने के लिए क्यों नहीं कहा। उसे तुरंत घर आ जाना चाहिए था। उसे मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, उसे बच्चों की कोई चिंता ही नहीं है। जब वो ये ठीक है कहती है तब ये सब चीज़ें भी उसके मस्तिष्क में आती हैं। उधर मोहित कहता है मैं कल आ जाता हूँ, और साथ ही सोचता ये है कि इतनी कोई गंभीर बात थोड़ी है, कल चला जाऊंगा। इससे वो आश्वस्त हो जाएगी कि मैं कल आ रहा हूँ। लेकिन शीबा व्यंग्यात्मक लहजे में बोल देती है, अच्छा तुम आ रहे हो? और मन ही मन सोचती ये है कि जब भी मुझे इसकी ज़रूरत होती है ये कभी मेरे साथ नहीं होता। जब भी मुझे इनकी ज़रूरत होती, मैंने ये कभी नहीं देखा कि ये व्यक्ति मेरे साथ खड़ा हो। अकेले ही मुझे सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मोहित और शीबा एक दूसरे के एक्शन का मूल्यांकन कर रहे हैं, बल्कि अलग अलग तरह से एक ही सिचुएशन का मूल्यांकन कर रहे हैं। हम यहाँ ये इसलिए देख रहे हैं कि इससे हम ये समझ पाएंगे कि आखिर जो दृष्टिकोण बनता है उसकी शुरुआत होती कहाँ से है। जो एक बार हमारा दृष्टिकोण बना था वो बदलता कैसे है, वो परिवर्तित कैसे हो जाता है, और ये हमारे संस्कार कैसे बन जाते हैं, इनकी गांठें कैसे बन जाती हैं, उन्हें खोलना कैसे मुश्किल हो जाता है। तो जहाँ से गांठें बनती हैं वहीं अगर हम सतर्क हो जाएं तो हम इन गांठों को डालें ही ना। पहले हम चीज़ों को उलझाएं और फिर सुलझाएं। इससे बेहतर होता है कि हम चीज़ों को पहले ही बेहतर ठीक ठीक रखें, तो हमारी मेहनत भी कम। यही तो है, संस्कारों की गांठें खोलने में हमारा इतना समय चला जाता है कि हमारे न जाने कितने जन्म उसमें लग जाते हैं कि वो हमारी गांठें नहीं खुल पाती। यदि हम इन गांठों को, इन संबंधों में कैसे पढ़ रही हैं, अगर हम उसी स्तर पर अगर पकड़ लिया, वहीं अगर जान लिया, वहीं अगर इनको रोक लिया, तो हमारे संस्कार प्रेम वाले ही बने रहेंगे। अब मोहित ये नहीं देख पा रहा है कि बच्चों की बीमारी अपने आप में पर्याप्त गंभीर चेतावनी है कि उसको ध्यान देना चाहिए। वो ये जानता है कि शिवा को उसकी अगर वास्तव में ज़रूरत होगी तो वो भाग कर आ जाएगा। लेकिन उसने अपने दिमाग में एक मुलम्मा ये चढ़ाया हुआ है कि शिवा ओवर रिएक्ट कर रही है, ज़रूरत से ज़्यादा रिएक्ट कर रही है। इसलिए उसे ज़रूरत आश्वस्त करने के लिए केवल अगले दिन आने के लिए कह देता है, लेकिन साथ ही कह देता है कि सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अपना इवेंट शीबा की चिंता की भेंट नहीं चढ़ाना चाहता है ना। तो दूसरी तरफ शीबा स्वयं को परिवार की जिम्मेदारियों के साथ अकेला छोड़ दिया गया हो ऐसा महसूस कर रही है कि खुद तो घूम रहा है और मुझे यहाँ परिवार संभालने के लिए अकेले छोड़ दिया, और मोहित को बेवजह इधर उधर घूमने वाला मानने लगी है। इधर उधर घूम रहा है, अब वो उसे ऐसा नहीं महसूस करेगी कि वो करियर के लिए, अपने काम के लिए वहां गया। अब तो उसे लगेगा कि वो बेवजह घूम रहा है, जैसे कि मोहित को अपने कर्तव्य से कोई लेना देना ही ना हो। तो अब संक्षेप में हम दोनों के मनोभावों को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसको अगर हम थोड़ा और विश्लेषित करें, थोड़ा और खोलेंगे, तो हम ये समझेंगे कि शिवा सोचती है कि मोहित को घर आने के लिए खुद बोलना चाहिए था, है ना। और मोहित सोचता है कि उसे आवश्यकता होती तो वो बोल देती, जब उसने नहीं कहा तो मैं क्यों बोलूं। शिवा सोचती है कि मुझे क्यों कहना चाहिए, क्या उसे खुद नहीं समझ में आ रहा है, क्या वो इतना बच्चा है। मोहित का भाव है मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं जो दिमाग पढ़ लूं, उसे बोल देना चाहिए अगर उसे मेरी जरूरत है तो। शिवा का भाव है उसे पता होना चाहिए कि मुझे उसकी जरूरत है, वो इतना त्याग तो मेरे लिए कर ही सकता है, मेरे लिए ना सही बच्चों के लिए तो कर ही सकता है। जब मैंने नौकरी छोड़ी है,
मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, क्या वो इतना नहीं कर सकता? और न जाने क्या क्या। और मोहित का सोचना है कि शिवा बिना मेरे भी सब कुछ आसानी से संभाल ही सकती है, वो बेकार ही ऐसी प्रतिक्रिया कर रही है। जब ये चीजें मन में चल रही हैं तो साथ में एक निर्णय भी बन रहा है। ऐसा नहीं है कि दिमाग में केवल चीजें चल रही हैं, केवल प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, साथ में एक निर्णय भी बन रहा होता है। शिवा का निर्णय बनता है कि मोहित स्वार्थी है, गैर जिम्मेदार है, बस अपने आप को ही सबसे ऊपर रखता है, बस अपने बारे में ही केवल सोचता है। मोहित का निर्णय बनता है कि शिवा डिमांडिंग है और कंट्रोलिंग नेचर की है और वो मुझे खुश नहीं देख सकती। सामाजिक तौर पर देखें तो समाज के सामने दोनों बहुत ही अच्छे प्रसन्न कपल के तौर पर नजर आते हैं, लेकिन उनकी इस तरह की बातचीत से ये एहसास होता है कि उनका विवाह एक बंद गली की तरफ बढ़ चुका है। बातचीत में जो कुछ भी एक दूसरे के साथ बोला गया है उसमें बिना बोला हुआ भाव ज्यादा महत्वपूर्ण है। शिवा का ये चाहना कि मोहित को घर आने के लिए कहना चाहिए और मोहित का इसे नजरअंदाज कर देना बिना बोले हुए विचारों के कारण से ही है। दोनों एक दूसरे में अवगुणों तक पहुंच गए। शिवा की दृष्टि में मोहित सेल्फिश और गैर जिम्मेदार बन गया, तो मोहित की दृष्टि में शिवा ईर्ष्या करने वाली एक डिमांडिंग महिला बन गई। अच्छा। दोनों की बातचीत थोड़ी सी और गहराई से विश्लेषित की जाए तो समझेंगे कि शिवा निसंदेह बच्चों की बीमारी को लेकर चिंतित तो है, लेकिन असहाय स्थिति में नहीं है, है ना? लेकिन वास्तव में शिवा चाहती क्या है? शिवा के लिए मोहित का ऐसे समय में प्रस्ताव देना उसके लिए त्याग करने का लक्षण होगा। देखने की बात यह है कि वास्तव में शिवा उसे वहां से सब कुछ छोड़ छाड़ कर आने ही देना चाहती है, या वो ये देखना चाहती है कि मोहित के अंदर भी त्याग करने की इच्छा उसके लिए, परिवार के लिए है, परिवार उसकी प्राथमिकता है या नहीं। तो ऐसे समय में अगर मोहित प्रस्ताव देता है तो ये त्याग करने का लक्षण उसे समझ में आएगा और ये पहचान है कि शिवा की वो केयर करता है शिवा के दृष्टिकोण में। और अगर उसके लिए महत्वपूर्ण नहीं होता तो वो इसके लिए संभावना के बारे में सोचती भी नहीं। पर वो ये चाहती है, वो ये अपेक्षा रखती है कि मोहित ऐसा प्रस्ताव दे, स्वेच्छा से दे। ऐसा करने की मोहित की तत्परता मोहित को जिम्मेदार दिखाती है शिवा की नज़र में। वो परिवार का ध्यान रखने वाला, परिवार